चलिए देखो, इसमें आप राइट भी कर सकते हैं, साथ में समझते जाओ। मुगल काल, ठीक है। मुगल काल की स्थापना की अगर बात करें तो पूरा, अगर जो मुगल काल चला है इधर से आप कह सकते हैं जी पहले आए कहाँ से, सबसे पहला क्वेश्चन यही बनता है, ठीक है। तो ये तैमूर ने मध्य एशिया में विशाल साम्राज्य का निर्माण किया था 14वीं शताब्दी में। इनका इतिहास से लेते हैं, पूरा तुम्हें हम समझा देते हैं, ठीक है। कब करो तो आंसू 14वीं। किसने किया था? 14वीं में तैमूर ने। तैमूर वंश चला है तो तैमूर ने मध्य एशिया के विशाल साम्राज्य पर निर्माण कर लिया था, ठीक है। मतलब कह सकते हो जो मध्य एशिया था, तो मध्य एशिया का भाग था मध्य एशिया, इस पर किसका साम्राज्य था? तैमूर का। अब तैमूर की हो जाती है क्या? मृत्यु। तैमूर की मृत्यु के बाद जो जहां था उस हर व्यक्ति ने अपना अपना क्या किया, मतलब जैसे जो व्यक्ति यहाँ राज कर रहा था या यहाँ पर किसी पद पर विराजमान था, तो यहाँ पर जब ये मर जाएगा, इसकी मृत्यु हो जाएगी, तो यहाँ जो विभिन्न लोग थे इन लोगों ने क्या किया, जो जहाँ शक्तिशाली था तो उन्हें अपना अपना राज्य बनाना प्रारंभ कर दिया। मतलब छोटे छोटे राज्यों में ये विभक्त हो गया, ठीक है। इसी टाइम पे तैमूर वंशजों में, तैमूर के ही वंशजों में एक व्यक्ति था बाबर। क्या नाम था? बाबर। इसी का जो वंशज था उसी में एक व्यक्ति का नाम था बाबर। क्या नाम था? बाबर। और बाबर फरगना का निवासी था। फरगना का निवासी था। इसने फरगना में कभी विजय प्राप्त नहीं कर पाई। इसकी सबसे बड़ी कमजोरी ये रही, जहां का ये था वहां पर ये कभी जीत नहीं पाया, ठीक है। तो क्या हुआ, मध्य एशिया के उज्बेक शासकों ने लंबे संघर्ष के बाद बाबर को फरगना से निकाल दिया। यहाँ तक कि जो उज्बेक शासक थे वहां पर ये संघर्ष तो कर ही रहा था, तो उज्बेक शासकों ने, किसने? उज्बेकों ने किससे? ये फरगना है, फरगना से किसको निकाल दिया? बाबर को। बाबर को निकाल दिया था। देखना पूरी पृष्ठभूमि समझिए आप, जहां से निकल रहा है। यहाँ देखो, बाबर फरगना का निवासी था, तैमूर का वंशज था, लेकिन इनका लंबा संघर्ष उज्बेकों के साथ चलता रहा और लंबे संघर्ष के बाद इन उज्बेकों ने इस बाबर को फरगना से उठा के बाहर कर दिया, ठीक। अब जब बाहर कर दिया, उसी टाइम पे बाबर ने 1504 में काबुल राज्य जीत लिया था। फिर इसने क्या किया 1504 में, कब? 1504 ईस्वी में क्या जीत लिया? काबुल जीत लिया। हाँ, काबुल जीत लिया, ठीक है। काबुल कब जीत लिया? 1504 ईस्वी में। फिर आगे कंधार जीता, समरकंद जीता। अब ये अपना फैला रहा है, वो कह रहा है जहां साम्राज्य सफलता मिल रही उसी क्षेत्र में बढ़ते जाओ। तो फिर इसने कांधार पर विजय प्राप्त करी और कांधार के बाद किस पे? समरकंद पर। समरकंद, इन क्षेत्रों को उसने जीता। इसी टाइम पे दोनों ही विजय क्षणिक सिद्ध हुई। बाबर दक्षिण पूर्व की ओर, नहीं कि बाबर ने क्या किया, यहाँ पर विजय प्राप्त हुई और बाबर दक्षिण पूर्व दिशा में, यानी कि आप कह सकते हो भारत की तरफ, इधर, ठीक है, दक्षिण पूर्व हो जाएगा उधर से, तो ये भारत की दिशा में भागा। कहाँ आया? भारत की दिशा में आया। और जब भारत की दिशा में आएगा तो अब हम प्रॉपर बाबर को यहां से पढ़ना शुरू करेंगे। क्या लिखेंगे? हेडिंग डालिए बाबर। बाबर। अब हेडिंग डालो बाबर, और बाबर में लिखो 1526 से 1530 1530। कब से कब तक चला? 1526 ईस्वी से 1530 ईस्वी तक चला, ठीक है। अब यहां से आप बिल्कुल फोकस करो। संस्थापक कौन है? मुगल काल का संस्थापक था। किसका संस्थापक बना? मुगल वंश का। मुगल वंश का संस्थापक बाबर है।
बाबर के बाद इसका अगर हम नाम करें तो इसका वास्तविक नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद। लिख सकते हो आप, लिखते जाओ साथ में। इसका वास्तविक नाम क्या था? बाबर ने जहीरुद्दीन मोहम्मद। हाँ हाँ, नोट करते चलो। आपको हमने पूरी कहानी समझा दी। उसी कहानी से अभी तक आप ये समझ रहे थे कि बाबर ने कैसे फरगना से निकला, उज्बेकन ने निकाल कर फेंको। उसके बाद में 1504 में कहा जीतो, काबुल जीतो, फिर समरकंद जीतो, है ना, कांधार जीतो, और इसके बाद दक्षिण पूर्व दिशा में भारत की तरफ उसने इंटरेस्ट लिया कि कहीं यहीं पे यहाँ पर ज्यादा सफलता मिल सकती है। तो अंततः उसने अपना ये मुगल वंश की तो नींव डाली थी। अब यहां से वो धीरे धीरे क्या करेगा, मूव करेगा भारत की तरफ, और इसी टाइम पे न्योता पहुंचने वाला है। अब इनके पिता इनके थे तैमूर वंश के, माता मंगोल थी। ठीक है, बाबर के पिता तैमूर वंश के थे और माता क्या थी? मंगोल थी। ये क्वेश्चन पूछते हैं, पिता कौन से वंश से थे? तैमूर, और माता मंगोल। माता कौन से वंश की थी? मंगोल वंश की थी। नोट करते जा जल्दी से। माता यहां पर मंगोल वंश की जा रही हैं। इसके बाद इनका जन्म अगर हम बात कर लें तो 14 फरवरी 1483, 14 फरवरी 1483 14 फरवरी 1483 में इनका जन्म हो रहा है। ठीक है, उज्बेकिस्तान में। हालांकि इसी वंश को देखो, एक चीज अगर तुम्हें फंसाना होगा उनको, तो मुगल काल को दूसरा कहा जाता है चंगताई वंश। चगताई वंश के नाम से भी जाना जाता है। बाबर ने जिस वंश की नींव डाली थी उसको चगताई वंश कहते हैं। कौन सा वंश कहते हैं? चगताई वंश कहते हैं दोस्तों। उसको क्या कहते हैं? चगताई वंश कहते हैं। कौन सा वंश? चगताई वंश। अब आपको ये याद रखना है कि भाई जो चगताई वंश था वो द्वितीय पुत्र था चंगेज खां का। चंगेज खां के द्वितीय पुत्र के नाम पर इसको चगताई वंश कहा गया, और बाबर ने जिस वंश की नींव डाली थी चंगताई वंश यानी चंगेज खां के द्वितीय पुत्र के नाम पर डाली थी। हालांकि आमतौर पर से इस चंगताई वंश को मुगल काल कह के या मुगल वंश कह के पुकारा जाता है। क्या नाम कहे? मुगल वंश कहकर पुकारा जाता है। अब बेटा आगे बात करें 1507 में उसने, देखो अब उसकी विजय की बात करें, इतना हो गया होगा नोट, कंप्लीट है। आगे देखो इधर, उसने 1504 में काबुल जीता। ठीक है, उसके बाद समरकंद भी आगे चल के उसने जीता, काबुल जीता, और 1507 ईस्वी में उसने क्या किया? बादशाह की उपाधि धारण की। नोट करो, बाबर ने 1507 ईस्वी में 1507 ईस्वी में, नोट करते चले, 1507 ईस्वी में बादशाह या बादशाह 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 या बादशाह की उपाधि धारण की। उपाधि धारण की। ठीक है, बादशाह या बादशाह की उपाधि धारण की। हाँ, और एक क्वेश्चन और बनता है कि बाबर इस उपाधि को धारण करने से पहले कौन सी उपाधि धारण किया था? इससे पहले इसके पास कौन सी उपाधि थी? तो पहले अपने पिता के नाम पर बाबर मिर्जा की पैतृक उपाधि धारण करता था। कौन सी? मिर्जा। जायनकी से मिली थी।
पिता से। मिर्जा की पैतृक उपाधि। पैतृक उपाधि धारण करता था। पीछे विंडो खोलकर, ठीक है। आगे इसके बाद बाबर का भारत पर आक्रमण। बाबर का भारत पर आक्रमण। अब इसके बाद देखिए आप, इसके पास निमंत्रण पहुंचेगा भारत की तरफ से और फिर ये भारत की तरफ भागेगा, है ना। इतना हो गया नोट। अब आप डाल सकते हो बाबर का भारत पर आक्रमण, चाहो तो हेडिंग बना लो, बाबर का भारत पर आक्रमण। बाबर का भारत पर आक्रमण कैसे होगा, इसकी तरफ रुख अपनाते हैं अपन। हाँ देखो, पहला है बाबर का भारत के विरुद्ध प्रथम अभियान। बाबर का भारत के विरुद्ध प्रथम अभियान, ठीक है। प्रथम अभियान की बात कर लें इसके, प्रथम 1517-18, यानी हम कह सकते हैं पहला अभियान 1518-19 में यूसुफजाई जाति के विरुद्ध था। सबसे पहला कब हो रहा, 1518-19, 1519 यूसुफजाही, लिख दो हमने, जाति ये पूछ लेते हैं। बाबर ने पहला जो है आक्रमण किसके विरुद्ध था, तो यूसुफजाही जाति के विरुद्ध था। और इसी टाइम पे देखना, इसी टाइम पर जब इसने अभियान किया तो इसने 2 स्थानों पर विजय प्राप्त कर ली थी, एक बाजौरा, एक भैरा भीरा पर। कब्जा कितने कितने कर लो इनने, एक बाजौरा और एक भैरा भीरा। और इसी इधर ही देखिए आप, ये जो बाजौरा पर अधिकार किया है, बाबर अपनी आत्मकथा में लिखता है कि हमने बाजौरा पर अब अधिकार करते समय तोपों का प्रयोग किया, बारूद का प्रयोग किया। तो मतलब बाबर ने खुद अपनी आत्मकथा में लिखा है कि हमने बाजौर के किले पर, यानी बाजौर पर अधिकार करते समय बारूद और तोपों का प्रयोग किया था, तोपों का प्रयोग किया। ये स्वयं बाबर ने लिखा है, ठीक है। हाँ वो स्थान है। अब इसी समय खैबर दर्रा पार करके पेशावर पहुंचा 1519 में। 1519 में तनोट हो गया, इसी टाइम पे याद रखो खैबर दर्रा, नाम तो सुना ही होगा, खैबर दर्रा, ठीक है। 1519 में, लिखना नहीं है, समझ लो इसको, 1519 में है खैबर दर्रे से पेशावर, आज का पाकिस्तान का क्षेत्र है, कहां पहुंचा, ये पेशावर पहुंचा, ठीक है। हालांकि ये पेशावर से इसने क्या कर लिया, वापस लौट गया। और जैसे ही वापस लौटा तो यहां पर क्या हुआ, इसी टाइम पे 1524 की घटना याद करो, जो वापस लौट गया था, इसको नहीं पता था कि भारत में कितना क्या कुछ मिल सकता है। तो 1524 ईस्वी से इसकी किस्मत पे एक फोन आओ, 1524 में। 1524 में क्या हुआ कि बाबर को इब्राहिम लोदी व दौलत खां के मतभेद की खबर मिली। बाबर को पता चला कि भारत में जो दिल्ली की गद्दी है, दिल्ली की गद्दी पर बैठा हुआ शासक कौन था,
इब्राहिम लोधी। तो इब्राहिम लोधी और दौलत खां, ठीक है, दौलत खां के बीच क्या चल रहा है, मतभेद चल रहा है। और दौलत खां उस समय पंजाब का गवर्नर था, ठीक है। तो इब्राहिम लोधी और दौलत खां के मतभेद की खबर मिली, ठीक है। अब देखो सबसे दो पॉइंट यहां से बनेंगे। एक तो जब इब्राहिम लोधी कहां का गवर्नर था, तो ये पंजाब का था। कहां का, पंजाब का गवर्नर, ठीक है। इब्राहिम लोधी का जो सेनापति कह सकते हो, ठीक है। तो जो दौलत खां था वो उस समय क्या पंजाब का गवर्नर था, और इसने अपने पुत्र दिलावर खां को बाबर के पास भेजा। दिलावर खां, दौलत खां ने दिलावर खां को कहां भेजा, दौलत खां ने अपने पुत्र दिलावर खां को भेजा कहां, कहां भेजा, बाबर के पास। अब उसे पहले तो जानकारी मिली थी, अब जब दौलत खां को पुत्र स्वयं पहुंच गया तो उन्हें लगा कि अब बात सही है, अब हमें भारत पर आक्रमण करने में कोई दिक्कत नहीं। जिसका सेनापति सेना के अंग भंग चल रहे हैं, तो हम तो उन्हें हरा ही देंगे। इसी बीच ये भी कहा जाता है कि राणा सांगा ने बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रण दिया था, लेकिन कुछ इतिहासकार ये कहते हैं कि राणा सांगा ने निमंत्रण नहीं दिया था, लेकिन राणा सांगा उस स्थिति में मौन रहे थे जब यह दिल्ली की गद्दी पर आक्रमण कर रहा था। अगर राणा सांगा चाहते सहयोग की स्थिति में, तो उस समय ये बाबर वहां से वापस चला जाता हार के बहुत कायदे से। तो इन्हें ये लगा कि हम तो भाई बहुत शक्तिशाली है, राजपुताना पर राज करते हैं, आराम से हरा देंगे इनको, लेकिन परिणाम कुछ दूसरे निकले बाद में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, अब पहले लड़वा दें पानीपत में, फिर आगे बात करते हैं। अब वो भारत की तरफ आने का पूरा मूड बना लिया है, ठीक है। दिलावर खां और दूसरा नाम क्या है, राणा सांगा, दोनों ने निमंत्रण दिया, ऐसा इतिहासकारों ने कहा भी है। इसके बाद अब हम जाएंगे पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत, यस, प्रथम युद्ध। देखो अब यहां से बिल्कुल दिमाग लगाइए। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526, 21 अप्रैल 1526, कब, 21 अप्रैल 1526, ठीक है। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हो रहा है, 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को हो रहा है। अब आपको बिल्कुल दिमाग में बैठा लो भाई, निमंत्रण कौन दे रहा है बाबर को, दिलावर खां किसका पुत्र है, दौलत खां। दौलत खां किसकी सेना का अंग है, इब्राहिम लोधी के। तो मतलब पहले आक्रमण कहां करा रहे हैं, सबसे पहला जो आक्रमण होगा वो होगा कहां पर, दिल्ली पर। अरे दिल्ली की गद्दी को लूटने की प्लानिंग होगी ना। और यहां से अब वो ऐसा है कि यहां से जब पता चला इब्राहिम लोधी को कि हमारे ऊपर आक्रमण हो रहा है, तो यहां से इनने सेना निकाली, वहां से उनने निकाली सेना, और दोनों जाके पानीपत के मैदान में टकराए। इसलिए इसको पानीपत का प्रथम युद्ध कहा जाता है, ठीक है। अंत में क्या हुआ, बड़ी मात्रा में युद्ध लड़ा गया। अंत में यहां पर दो व्यक्ति थे जिनके बीच युद्ध हो रहा है, एक का नाम बाबर है और दूसरे का नाम इब्राहिम लोधी है। अब हार किसकी होगी, जीत किसकी होगी, ये देखिए। इब्राहिम हारेगा, मारा ही जाएगा, इसकी जीत हो गई। इब्राहिम लोधी मारा गया, ठीक है।
इब्राहिम लोदी लड़ते लड़ते मर गया। अब इस युद्ध में बाबर ने पहली बार तुलगमा पद्धति का प्रयोग किया था। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाबर ने पानीपत के युद्ध में किस पद्धति का प्रयोग किया था? तुलगमा। तो ये लिखना है अपन को। इस युद्ध में बाबर ने पहली बार तुलगमा पद्धति का प्रयोग किया था। ठीक है, कौन सी पद्धति का प्रयोग किया था? तुलगमा पद्धति का प्रयोग किया था। और तुलगमा पद्धति बाबर ने किससे सीखी थी? किनके यहाँ ये काम करते पहले? उज्बेक शासकों से। तुलगमा पद्धति बाबर ने उज्बेकों से सीखी थी। ठीक है, किससे सीखी थी? उज्बेकों से। तो याद रखना है। और स्टार्टिंग रख लीजिए कि बाबर की स्टार्टिंग किसे? उज्बेकन से है। ठीक है, तो उज्बेक नहीं ने सिखाओ तो कि कहते हाँ एक काम करो, जाओ एक तरफ से बढ़िया सजावट कर दो। तो ये कोई बड़े पद पर थोड़ी थे, इनके पिताजी ठीक ठाक ऐसे ही रहे। अब इधर से अगर हम बात कर लें, दूसरा, तोपों को सजाया किसने, कौन सी पद्धति से था? उस्मानी पद्धति से। एक और पॉइंट बनाओ, इसने तोपों को उस्मानी पद्धति से सजाया था। उस्मानी पद्धति से सजाया था। कौन सी पद्धति से सजाया था? उस्मानी पद्धति से सजाया था। और बात कर लो मैं। इसके बाद अगर आप बात करेंगे कि पानीपत के युद्ध में देखो तोपखाने का नेतृत्व कौन कर रहा था? बाबर के तोपखाने का नेतृत्व कर रहा था उस्ताद अली और मुस्तफा खां। कौन? तोपखाने का नेतृत्व कौन कर रहा था? तोपखाने का नेतृत्व उस्ताद अली मुस्तफा खां। ठीक है, बाबर के तोपखाने का नेतृत्व कौन कर रहा था? उस्ताद अली और मुस्तफा खां। ये दोनों नाम याद रखना, उस्ताद अली, मुस्तफा खां। बाबर के तोपखाने का नेतृत्व कौन कर रहा था? उस्ताद अली और मुस्तफा खां नाम के दो युग अधिकारी कह सकते हो। ठीक है, अब ऐसे क्या होगा? बाबर को सब जगह अधिकार होगा और इसने पता इसी टाइम पे, अब ये जीत गया, अब जीत गया कि नहीं जीत गया? तो उसने सब खों सोने को चिपका बांध दो। नहीं, इसने जब ये जीत गया था तो इसने काबुल निवासियों को एक एक चांदी का दिया था, सोना नहीं होगा इसके पास, चांदी। ठीक है, सिक्का कह सकते हो, चांदी का सिक्का बांटा। और चांदी का जो सिक्का बांटा, इसीलिए इसी टाइम पे एक उपाधि धारण करेगा, कलंदर। कौन सी उपाधि मिली इसको? उदारता के कारण कलंदर की उपाधि मिली इसको। इसने चांदी का सिक्का बांट दिया, इसीलिए इसको क्या कहा गया? कलंदर। तो याद रखना, कलंदर क्यों, कलंदर कब कहा गया? जब इसने चांदी का एक एक सिक्का बांटा। इसने चांदी का सिक्का कब बांटा? पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद बांटा। और इस युद्ध का बाबर ने जो श्रेय दिया था वो अपनी सेना में श्रेष्ठ धनुर्धारियों को दिया था, जो धनुष चढ़ाते थे, आगे लगा के तीर में छोड़ देते थे। ठीक है, तो ये इतना हो गया आपका पानीपत का युद्ध। इसी में से क्वेश्चन आपके आ जाने हैं पेपर में। नोट कर लो, कोई ये ना कहे बाद में कि हमने नहीं लिख पाया था। कंप्लीट। चलिए
अब हेडिंग डालिए खानवा का युद्ध। पानीपत के बाद शुरू होगा खानवा। खानवा का युद्ध। अब खानवा का जो युद्ध चला वो आपका 16 मार्च 1527 ईस्वी से 16 मार्च 1527 किसके किसके बीच में होगा? एक तरफ तो बाबरी है, राणा सांगा होंगे। ठीक, अब जाके इसके बारे में जान लो। इसकी सबसे बड़ी गलती क्या थी राणा सांगा की कि इन्होंने बाबर से ये कहा था कि अगर तुम्हें जरूरत पड़ेगी तो हम तुम्हारा सहयोग करेंगे, ना कि इब्राहिम लोदी का। अगर ये भी कह देता कि हम तुम्हारा सहयोग नहीं करेंगे तो शायद बाबर यहाँ पर आक्रमण नहीं कर पाता वहां पर दिल्ली पर। तो इन्होंने जो आश्वासन दिया उसके बाद इसने फिर इन्हीं के ऊपर आक्रमण किया। उन्होंने कहा उनको तो निपटा दिया, बचे तुम से तुम भी जाओ। बिल्कुल ऐसा ही होता है। ठीक है, अब यहाँ क्या होगा? चित्तौड़ के राजपूत राणा सांगा बाबर के बीच लड़ा गया था खानवा का युद्ध, खतरनाक युद्ध था। इसमें क्या हुआ? बाबर लिखता है कि राणा सांगा और बाबर के इस युद्ध का विस्तार पूर्वक वर्णन जिसको मतलब पढ़ना है वो बाबर नामा में उसने वर्णन किया है। इसी के टाइम पे खानवा के युद्ध में जब राणा सांगा क्या हुआ कि वहां पे जाने के लिए वो तैयार नहीं हुए। इनके जो सैनिक थे वो डरा रहे थे, बोले नहीं हम कैसे लड़ेंगे और हम लोग तो थके हुए हैं। काफी प्रकार की बातें करी उनने, और ये राजपूताना है लड़ने में खराब होते हैं, मतलब इस प्रकार के वहां पे उन्होंने कहा। तो फिर यहाँ पर बाबर ने पहली बार जिहाद यूज किया था। जिहाद मतलब यहाँ पे उन्होंने कहा कि अगर हम आज का युद्ध जीत जाते हैं तो इतिहास के वजह से वो आतंकवादी नहीं समझाते हैं कि अगर हम आज की ये लड़ाई जीत जाते हैं कर लेते तो इतिहास के स्वर्णिम पन्नों में तुम्हारा नाम होगा। इस प्रकार की बातें कही, और उसने कहा अगर हम हार जाएंगे तो हमारा नाम कायरों में लिखा जाएगा। अंततः इनके सैनिक मान गए और इनने सैनिकों को और भी लालच आलत कछु। उसके बाद युद्ध हुआ। युद्ध में बड़ी मात्रा में इसने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया और बुद्धि के प्रयोग से राणा सांगा को क्या कर दिया? हरा दिया, हरा दिया। और यहाँ पर जीत किसकी हो गई? बाबर की जीत। क्योंकि इसमें ये था जैसे ये पाला है, ये राणा सांगा की सेना है, ये बाबर की सेना है। और बाबर इतना बदमाश था, होशियार था कह सकते हो। यहाँ पर उसने खाई खुदवा दी थी, ठीक है। और खाई के ऊपर इसने क्या डलवा दिया था? घास टाइप की, सूखी घास। अब उधर से इधर से इसने ललकारा। अब राणा सांगा को ये लग रहा था कि भाई हमने तो तुम्हें इब्राहिम लोदी के लिए सहायता दी, जब तुम जीत पाए तो हमसे थोड़ी जीत पाओगे। सेना राणा सांगा के पास बहुत बड़ी मात्रा में थी। यहां से जब ललकारा तो यहां से राणा सांगा की सेना गुस्सा में छूटी, और यहां से जब सेना आई तो यहां से तोपें दागी। तो इतहती जो घास घास में लगी आग से आधे से ज्यादा उतनी भयभीत हो गए। उसके बाद फिर बड़ी मात्रा में और उनने तोपें तो थी, और भारत के लोग कैसे लड़ाई लड़ते? तलवारों से। भाई वो कहते हम तुम तक पहुंचेंगे जब तो तुम्हें मारेंगे। और एक ऐसी पद्धति लाए थे कि पहले ही सोच कर दूरी से, ठीक है। तो यहाँ पर ये हार का कारण बना, और बाबर ने इस युद्ध में शराब के प्रयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के साथ जिहाद का नारा दिया। इसने क्या किया था? इस युद्ध में किसका नारा दिया था? जिहाद का नारा दिया। और शराब पर रोक लगा दी, ठीक है। और इसी टाइम पे खानवा के युद्ध में सैनिकों का मनोबल बढ़ाने के लिए बाबर ने मुसलमानों से वसूले जाने वाला तमगा कर समाप्त कर दिया था। तमगा, तमगा कर, कौन सा कर? तमगा कर था। इस कर, यह कर व्यापारिक था, ठीक है। तो इस तमगा कर को क्या कर दिया था? समाप्त कर दिया था। ये किससे लिया जाता था?
मुसलमानों से लिए जाने वाला तमगा कर इसने क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। अब इसके बाद आप पहुंचिए चंदेरी का युद्ध। ठीक है, दो युद्ध समझ में आ गए, दोनों क्लियर भी हो गए होंगे। जिहाद का नारा बाबर ही देगा, अब राणा सांगा थोड़ी देंगे, राणा सांगा जय श्री राम का देंगे वहां पे। बेटा तमगा, तमगा कर, तमगा कर एक व्यापारिक कर होता था। जैसे आज तमगा कर का संबंध है तो कैसे, व्यापार से, कैसे व्यापारिक कर था ये। हो गया, चलिए अब आप पहुंचिए चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध 1528 में होगा। तारीख बात याद कर ले, 29 जनवरी 1528, 29 जनवरी 1528। एक तरफ बाबर, एक तरफ मैदनी राय, मैदनी राय थी। ठीक है, अब होगा क्या, जब बड़े बड़े शासक हार जाएंगे तो इन लोगों की तो फिर ऑटोमेटिक दम टूट जाए। हाँ, तो इसी बीच में क्या हुआ, इस युद्ध में भी हजारों की संख्या में राजपूतों का कत्ल किया गया। इस विजय में, विजय बाबर के लिए मालवा जीतने के लिए सिद्ध हुई। मालवा का रास्ता इस विजय के बाद खुल गया था। ठीक है, तो सीधा सीधा आप लिख सकते हो कि जीता बाबर और हारा मैदनी राय, बात खत्म। ठीक, चंदेरी हो गया। चंदेरी के बाद घाघरा का युद्ध आपका 6 मई 1529 को होगा, लिख सकते हो इसी में। घाघरा का युद्ध घाघरा का युद्ध इसमें लिख लीजिए 6 मई 1529, 6 मई 1529। ठीक है, 6 मई 1529 में। ठीक है, बिहार बंगाल की संयुक्त सेना अफगान सेना को उसने पराजित किया। हालांकि सीधा सीधा करने याद रखना, महमूद लोधी और बाबर के बीच हो रहा है। यहाँ पर किस किस के बीच हो रहा है, हाँ, बाबर और महमूद लोधी। भाई ये सिंगल सिंगल लड़ रहे हैं सब, और सब इकट्ठे होकर अगर लड़े होते तो बात ही अलग हो जाती। ठीक है, अब जीतना किसको है भाई, मुगल काल जब पढ़ रहे हो तो बुद्धि का प्रयोग करो, नहीं तो मुगल काल समाप्त ना हो जाता। ठीक, अब यहां पर आगरा में इसकी मृत्यु होगी बाबर की, इसको निपटा दो। ठीक है, बिलाल जीत लिया इसने। अब सीधी बात, 26 दिसंबर 1530 को बाबर की मृत्यु आगरा में हुई। 26 दिसंबर 1530, कब भाई शक्ति, 26 दिसंबर 1530 को बाबर की मृत्यु आगरा में हुई, आगरा में हुई। ठीक है, कब हुई, आगरा में हुई। 4 वर्ष तक शासन कर पाया ये केवल। ठीक है, हाँ, अब इसकी इच्छा थी कि हमारा जो कफन हो दफनाया जाए वो काबुल में दफनाया जाए, तो आराम बाग में इनका शव रखा गया, अंततः काबुल में जाकर इनको दफनाया गया। इनका मकबरा काबुल में स्थित है, याद रख लेना। बाबर को काबुल में दफनाया गया था।
दफनाया गया था, वहीं पर इसका मकबरा स्थित है। ठीक है, वहीं पे क्या है, इसका मकबरा स्थित है। कहां पर है, काबुल में। इसके बाद थोड़ा सा और लिख लो इनके बारे में। ठीक है, क्या, हाँ हाँ, वो अलग हो जाएगा, यहां से क्या मतलब उसका। ठीक है, बाबर ने अब यहाँ पर पहली बार तोपखाने का प्रयोग किया। तोपखाने का प्रयोग कहाँ किया, इसी में किया था। ठीक है, तुलगमा पद्धति पढ़ लिया। यहीं पर बाबर ने सड़क की माप के लिए गज बाबरी का शुभारंभ किया था। थोड़ा इसके बारे में और जान लो। सड़क माप के लिए काय का प्रयोग किया था इसने, सड़क माप, गज ए बाबरी लिख लीजिए। गजे बाबरी का संबंध कहा से, सड़क माप से। सड़क माप के लिए इसने गजे बाबरी का प्रयोग किया। और ये भारत में दो खेल लाया था, हमने बता भी दिया था, एक गंजीफा और एक इशकबाजी। कौन कौन से खेल लाया था, ये खेल लाया था गंजीफा, इशकबाजी। ठीक, जो गंजीफा होता था, गंजीफा कहा जाता था, ताश का खेल था। ये काय का खेल था, ताश का खेल था। काय का खेल था, ताश का खेल था। और ये कबूतरों का खेल था। दूसरा जो इशकबाजी है, कबूतरों का खेल था। इसके बाद और आगे बात करें, इसने एक पुस्तक ली, रिसाल ए ओ सच। ठीक है, काफी ये जो है तुर्की भाषा का जानकार था। उसी में इसने अपना जो है तो बाबरनामा भी लिखा, जिसको कहा जाता है तुझके बाबरी आत्मकथा है। और इसकी रचना उसने स्वयं की है। कबूतर, कबूतरबाज। अरे कबूतरों को खिलाते थे, और क्या है। हाँ, अब इधर आ जाओ। इसने आगरा में, देखो ये बगिया लगाने का शौकीन था। बाग लगाने का शौकीन था। और इसने क्या किया था, इसने ज्यामिति विधि से एक बाग लगवाया था आगरा में। नोट कर लो, इसने ज्यामिति विधि से आगरा में एक बाग लगवाया था। इसने ज्यामिति विधि से आगरा में एक बाग लगवाया था, जिसे नूर ए अफगान कहा जाता है। जिसे नूर ए अफगान कहा जाता है। एक बाग इसने आगरा में ज्यामिति विधि से एक बाग लगवाया था, जिसे नूर ए अफगान क्या कहा जाता है, नूर ए अफगान कहा जाता है। और उसी को आज वर्तमान में आराम बाग कहा जाता है। ठीक, आराम बाग उसी को कहा जाता है। आराम बाग कहाँ है, आगरा में। एक चीज और, एक और लिख सकते हो आप, बाबर ने शाहरुख नामक चांदी का सिक्का, देखो बाबर ने शाहरुख नामक चांदी का सिक्का चलाया था। शाहरुख, बाबर ने शाहरुख नामक चांदी का सिक्का चलाया था। यानी आपका बाबर कंप्लीट। ठीक, बाबर आपने पूरा पढ़ लिया है। कल आप हुमायूं को पढ़ेंगे। ठीक।